के भाग पढ़ लिए थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। फिर हमने किसकी बात करी थी? नर जनन तंत्र की। जिस नर जनन तंत्र में हमने क्या बात करी थी? पुंकेसर की। ठीक है, ये पुंकेसर जो है इसकी हमने बात कर ली थी, और फिर हमने इसकी आंतरिक संरचना देखी थी। ठीक है, और मैंने आपसे होमवर्क में जो क्वेश्चन पूछे थे वो ये दो थे। क्या? सिंपल से, पुंकेसर की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करें, बोला था ना बेटा। अब मेरे ख्याल से आप सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा। पुंकेसर की संरचना बनाई होगी कौन सी? इस तरीके की, ये वाली संरचना बनाई थी या नहीं बनाई थी? ठीक है, जिसमें आपने पराग कोश, पूतंतु दिखाया, फिर उसके बाद पराग कोश का अनुप्रस्थ काट के इस तरीके से डायग्राम दिखाया होगा। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था बेटा हमारा कि ये संरचनाएं कौन कौन, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य स्तर और टैपिटम की क्या भूमिका है, ये क्या कार्य कर रहे थे? तो आप सभी ने आंसर दिया होगा कि सर बाह्य त्वचा सुरक्षा प्रदान कर रही थी परागकोश के अंदरूनी भागों को। अंतस्थीसियम जो थी ये परागकोश के फटने में यानी स्फुटन में सहायता कर रही थी, ये भी लिख दिया होगा, ये भी बताया था। मध्य स्तर जो थी वो थोड़ा बहुत पोषण दे रही थी, और मेन कार्य जो था वो किसका था भैया? हमारे टैपिटम का, जिसका मुख्य कार्य था क्या देना बेटा जी? पोषण। ठीक है, चलें आगे। आइएगा अब आगे चलते हैं। आज क्या बात करने वाले हैं देखिएगा, ये संरचना देखने वाले हैं। वेरी गुड, कईयों ने बहुत अच्छे कईयों ने आंसर्स दिए हैं। चलिए, तो हम यहां पर ये संरचना देख रहे हैं जो कल जाते जाते मैंने आपको बताई थी बेटा जी। अब इस संरचना में देखिएगा क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक बार जरा जल्दी से देखते हैं। देखिए, सबसे बाहर बेटा जी जो स्तर मिल रही थी, जल्दी से देखते हैं कौन सी मिल रही थी, जरा जल्दी से मुझे बताएं। बाहर जो, सबसे बाहर जो स्तर मिल रही थी, किसमें? परागकोश में। अच्छा, इतना तो पता है ना, परागकोश की कितनी पालियां थी? 2। एक पाली में कितने किनारे थे? 2। टोटल परागकोश में कितने किनारे थे? 4। यानी किनारे को हम क्या बोलते हैं? कोष्ठ। कितने कोष्ठ किए था? 4 कोष्ठ किए था। प्रत्येक कोष्ठ को हमने क्या बोला था? लघु बीजाणुधानी। यहां तक समझ में आ गया था ना। अब ये एक लघु बीजाणुधानी है जिसमें सबसे बाहर वाली स्तर जो है उसको हमने क्या बोला है? बाह्य त्वचा। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला सर इंग्लिश में भी लिख दिया करें, ये लो जी, एपिडर्मिस। ठीक है बेटा जी, अब इसके अंदर कौन सी त्वचा मिल रही है, या इसके नीचे कौन सी स्तर मिल रही है? ये एक और स्तर मिल रही है। इस स्तर को बोला जाता है बेटा जी, याद रखना क्या? अंतस्थीसियम। ये भी हमने देख लिया था। ठीक है बेटा जी, अंतस्थीसियम के नीचे एक और स्तर मिल रही थी, ये वाली। इस स्तर को हमने क्या नाम दिया था? मध्य स्तर। याद आ रहा है ना, कल बात करी थी हमने, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप भूल ना गए हो। ठीक है, और इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है कौन सी? आपकी टैपिटम। ठीक है, अब देखकर मुझे बताएं जल्दी से, ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये बहु केंद्रकीय है या एकल केंद्रकीय है? देखिए, बाकी सारी जो हैं उन सभी में एक एक केंद्रक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक एक केंद्रक मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं टैपिटम जो है उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक मिलने हैं। तो याद रखना, टैपिटम के रिस्पेक्ट में 2 चीजें। पहला बिंदु क्या याद रखना है कि टैपिटम पोषण प्रदान करेगी। किसको प्रदान करेगी? अभी देखते हैं। टैपिटम का मुख्य कार्य क्या है? क्या प्रदान करना? पोषण। और टैपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहु केंद्रकीय। बताइए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया। क्लियर हो गया ये वाली चीज? लिख लीजिए इसको। क्या? टैपिटम कैसी है बेटा जी? बहु केंद्रकीय है। ठीक है, अब इन 4 स्तरों के अंदर क्या मिलता है देखिएगा। इन 4 स्तरों के अंदर मिल रही हैं क्या? एक उत्तक मिल रहा है या कोशिकाएं मिल रही हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं को जो यहां पर मिल रही हैं जो द्विगुणित हैं बेटा जी, याद रखना है कैसी हैं ये? द्विगुणित हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है, ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका।
ठीक है, याद रखना क्या नाम दिया बेटा जी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी हैं, द्विगुणित हैं, भूलना मत ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना एक और नाम है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं बुक में अगर पढ़ो या नोट्स में अगर पढ़ो तो इन कोशिकाओं का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इनको, पराग मात्र कोशिका, ठीक है। तो या तो बोल देते हैं इनको बेटा जी पराग मात्र कोशिका, या बोलते हैं बेटा हम इनको क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी हैं, द्विगुणित हैं, जो चारों तरफ से कवर्ड हैं, कितनी स्तरों से, 4 स्तरों से। कार्य मैंने आपको इनका बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, अब ध्यान से सुनना। ये जो कोशिकाएं, सीरियसली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने चारों तरफ क्या, एक स्तर का निर्माण करती हैं, अपने चारों तरफ क्या निर्माण कर रही हैं, एक स्तर का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। और वो स्तर आपने याद रखनी है, उस स्तर का नाम याद रखना बेटा जी, उस स्तर को बोला जाता है क्या, कैलोज, भूलना मत, क्या नाम दिया जाता है भैया, कैलोज। और कैलोज कौन है, 11th क्लास में याद करिए, जैव अणु चैप्टर पढ़ा था, वहां पर एक शब्द आया था कार्बोहाइड्रेट, आया था ना, तो याद रखना कैलोज एक प्रकार का कौन है बेटा जी, याद रखना कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैलोज कौन है, कार्बोहाइड्रेट, जो एक स्तर है, ध्यान से सुनना, एक स्तर है जो किसके चारों तरफ चढ़ गई है, किसके, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। बताएं, यहां सिंपल सी संरचना समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताएं, ये एक कौन है, लघु बीजाणु धानी, ध्यान से सुनना, कौन है बेटा, ये लघु बीजाणु धानी, ठीक है। ये लघु बीजाणु धानी में 4 स्तरें दिख रही हैं, और उसके अंदर जो उत्तक दिखाई दे रहा है वो किससे बना हुआ है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, जो कैसी हैं, द्विगुणित हैं, जिनके चारों तरफ कैलोज की स्तर पाई जा रही है। चलें आगे, सिंपल सा था। अब आगे क्या होगा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आगे होने वाला है क्या, ये। अच्छा, ये संरचना समझ में आ गई बेटा जी आपको। इस संरचना में बाहर कहीं एपिडर्मिस लिखा हुआ है, यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम, इसको अंतस्थीसियम था ना, अंतस्थीसियम को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीशियम। बेटा मध्य स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है, और टैपिटम को इंग्लिश में टैपिटम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक सिंपल सा था। अब इसके नीचे देखिएगा, ये कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, लाल 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 लाल, जिनका केंद्रक है, इन कोशिकाओं को यहां पर इंग्लिश में बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हिंदी में मैंने आपको क्या नाम बताया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो यही चीज तो मैंने अभी अभी आपको पीछे दिखाई थी, यही चीज तो थी, बिल्कुल। क्या, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य स्तर, टैपिटम, उसके नीचे कौन है, उसके अंदर कौन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है लघु बीजाणु जनन। अब साहब ये क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, आपको यहां पर ये जो कोशिकाएं दिख रही है, क्या नाम है इनका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये है, मान लेते हैं कौन, हमारी द्विगुणित थी, कौन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। कैसी थी बेटा जी, ये आपकी द्विगुणित थी, दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एक स्तर थी, किसकी स्तर थी बेटा जी, कैलोज की स्तर थी। ये मैंने आपको समझा दिया। अब होने वाला है क्या, एक विभाजन। क्या होने वाला है भैया, एक विभाजन होने वाला है। उस विभाजन को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब जिन्होंने 11th क्लास में अर्धसूत्री विभाजन ध्यान से नहीं पढ़ा था, जल्दी से सुनिएगा बेटा जी। अर्धसूत्री विभाजन, 2 तरीके के विभाजन सुने थे, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। ये एक कोशिका है, चलिए पिछले पेज पर दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ये एक कोशिका है, द्विगुणित है, इसमें मैंने विभाजन कराया कौन सा, समसूत्री। ध्यान से सुनना, कौन सा कराया, समसूत्री। समसूत्री में आगे वर्ड आ रहा है सम और फिर आ रहा है सूत्री। सूत्री शब्द आया है किससे, गुणसूत्र से, ठीक है। तो सूत्री का मतलब गुणसूत्र
और सम का मतलब होता है समान। तो अब आप मुझे बताएं, ये जनक कोशिका और ये जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। जरा देखकर मुझे बताएं, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या समान है या नहीं है? ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा? आपका समसूत्री। ठीक है, आइए, ये एक कोशिका जो कैसी है बेटा जी? द्विगुणित है। अब मैं इसमें कराने वाला हूं अर्धसूत्री। क्या कराने वाला हूं? अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री। अच्छा, समसूत्री को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, अब देखिए, समसूत्री तो एक ही चरण में हो गया, एक कोशिका से सीधा दो कोशिकाएं बन गई है। लेकिन अर्धसूत्री जो होता है वो दो भागों में होता है। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम। ठीक है, जब अर्धसूत्री प्रथम होता है तो दो कोशिकाएं बनती है बच्चों, और दोनों कोशिकाओं में गुण सूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो जरा सोचिए, सूत्री का मतलब क्या था? गुण सूत्र। और अर्ध का मतलब क्या है? आधा। यानी गुण सूत्रों की संख्या क्या हो गई है? आधी हो गई है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा होएगा कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। पहले पढ़ें, फिर उसके बाद मैं सभी के डाउट्स लूंगा। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अब इन दोनों में होगा, क्या होगा भैया? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी द्वितीय। अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, अब ये अर्धसूत्री सेकंड जो होता है बेटा जी, ये बिल्कुल बराबर होता है किसके जैसा? इक्वल टू लिख देता हूं, किसके जैसा? समसूत्री के जैसा। अब आप मुझे बताएं, समसूत्री में क्या हुआ था? जरा सोचिए, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या समान थी या आधी हो गई थी? समान थी ना। अब मैंने बोला ये दो कोशिकाएं बन गई हैं, ये दोनों कोशिकाओं से अब हम इससे दो कोशिका बनाएंगे, इससे भी दो कोशिका बनाएंगे। अब आप मुझे बताएं, ये जनक कोशिकाएं और ये पुत्री कोशिकाएं हैं। अब आप मुझे बताएं, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किसके जैसा है? समसूत्री, यानी गुण सूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी ये अगर अगुणित है तो ये कोशिका भी कैसी होगी? अगुणित। ये अगुणित है तो इससे बनने वाली पुत्री कोशिकाएं भी कैसी होंगी? अगुणित। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों विभाजन कौन से? अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड मिलकर कहलाते हैं अर्धसूत्री विभाजन। याद रखना, क्या बोलते हैं इनको? अर्धसूत्री विभाजन। तो बेटा जरा जल्दी से सोचिए, अर्धसूत्री विभाजन जब खत्म होएगा तो एक द्विगुणित कोशिका से चार कोशिकाएं बनेंगी और कैसी होंगी वो? अगुणित होंगी। यानी कहीं ना कहीं आधी हो जाएगी किसकी संख्या? गुण सूत्रों की। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे। अब आगे देखते बेटा जी, यहां पर जल्दी से देखते हैं, फटाफट देखिएगा। ये हमने बात करी थी किसकी? मान लेते हैं ये हमारी है कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर सोचना, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अगर अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा, क्या कंप्लीट हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, तो आप मुझे बताएं कितनी कोशिकाएं बनेंगी इस एक कोशिका से? अभी अभी बताया था, जब कंप्लीट हो जाएगा अर्धसूत्री कितनी बनेंगी? चार बनेंगी कि दो बनेंगी? चार बनेंगी ना। और वो चारों अगुणित होंगी कि द्विगुणित होंगी? जरा सोचिए, गुण सूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी चार कोशिकाएं बनेंगी और वो चारों कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित होंगी, क्योंकि क्या हो चुका है? अर्धसूत्री विभाजन। बड़े प्यार से आराम से समझाया, क्लियर है ये वाली चीज? अब आप मुझे बताएं, ये जो चार कोशिकाएं बनी हैं, ये किससे बनी है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ये चार कोशिकाएं बनी है ना। इन चारों कोशिकाओं को बेटा जी बोला जाता है, याद रखना, क्या? लघु बीजाणु। याद रखना, क्या नाम देते हैं बच्चों? लघु बीजाणु। ठीक है, अब सोचिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? याद रखना, ये
क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो आप जरा सोचिए, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या था? किसका निर्माण? लघु बीजाणुओं का निर्माण। किससे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। इतनी सी बात समझ में आई? अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिएगा, ये जो 4 लघु बीजाणु बने हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, माइक्रोस्पोर। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी शब्द लिख दूंगा, ठीक है, इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन करने से 4 क्या बन गई है? लघु बीजाणु। अब सोच समझ के मुझे बस इतना सा बात बताएं, ये कोशिका बेटा जी एक स्तर के अंदर है या नहीं है? उस स्तर का नाम क्या था? जरा सोचिए, ये स्तर कौन सी थी? कैलोज थी ना, है ना? अब सोचिए, मैं एक कोशिका हूं और ये जो रूम है ये एक कैलोज स्तर है। मैं कौन हूं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये रूम जो है, इसकी जो स्तरें हैं, ये दो दीवार है, ये कौन है? कैलोज है। ठीक है, मेरे अंदर हुआ क्या? अर्धसूत्री विभाजन। मेरे से 4 कोशिकाएं बन गई है, जिनको मैंने क्या बोला है? लघु बीजाणु। जरा सोचिए, वो 4 कोशिकाएं इसी रूम के अंदर है या नहीं है? यानी इन चारों कोशिकाओं के ऊपर क्या मिल रही है? स्तर मिल रही है, और उस स्तर को हम क्या बोल रहे हैं? कैलोज। तो सिंपल भाषा में बोलूं, एक स्तर जिसके अंदर एक कोशिका, कोशिका कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसके अंदर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 कोशिकाएं बनी हैं, जिनका नाम है लघु बीजाणु, जो एक स्तर के अंदर मिल रही हैं। क्या नाम है उसका? कैलोज। और ये संरचना पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है? लघु बीजाणु चतुष्क। अब इतना तो समझ में आता है ना, चतुष्क का मतलब 4, यानी 4 लघु बीजाणु आसपास मिल रहे हैं। क्यों आसपास मिल रहे हैं? क्योंकि चारों के चारों कवर्ड हैं किससे? कैलोज स्तर से। क्या यहां तक की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है? इसी प्रक्रिया को हमने इस डायग्राम से दिखाया बेटा जी। कौन सा डायग्राम? लघु बीजाणु जनन, जिसमें ये एक कोशिका है, पीली सी दिख रही है, और इस पीली सी कोशिका के बाहर नीली सी एक स्तर दिख रही है। नीली स्तर कौन है बेटा जी? कैलोज है। और पीली कोशिका कौन है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसका केंद्रक डिप्लॉइड यानी द्विगुणित है। ठीक है, अब इस कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर फाइनली कितनी बन गई है? 4। और ये 4 कोशिकाएं जो हैं वो अभी भी किससे कवर्ड हैं? कैलोज स्तर से। समझ में आ गया? और देखिए, इंग्लिश में इसको क्या दे रखा है नाम? टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है चतुष्क। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या आपको ये पूरा लघु बीजाणु जनन क्लियर है? सिंपल सा था। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। सीधा सीधा आपको बताना है, लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? चलें आगे, आइएगा, आगे चलते हैं बेटा जी। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी 4 स्तरें हैं। कौन सी 4 स्तर हैं? जरा जल्दी से सोचिए, बार बार नाम नहीं बताऊंगा। ए बी सी डी। ए कौन थी? बाह्य त्वचा। बी कौन थी? अंतस्थीसियम। सी कौन है? मध्य स्तर। डी कौन है? टैपिटम। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था अभी। अब देखिएगा, अंदर यहां पर कौन मिल रहा था? जरा याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या मिल रही थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने क्या कर लिया? अर्धसूत्री विभाजन, और क्या बना दिए? 4 लघु बीजाणु जो एक स्तर से स्तरित हैं। कौन सी स्तर थी? कैलोज। क्या बन गया था? चतुष्क बन गया था ना। अब देखिएगा, कुछ चतुष्क ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, 4 कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। ये क्या है? ये चतुष्क है। ठीक है, और इन चतुष्क के अंदर जो कोशिकाएं, उनको हमने क्या नाम दिया है? लघु बीजाणु। क्या नाम दिया बच्चों? लघु बीजाणु नाम दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है? अब ध्यान से सुनना।
हम बोलेंगे अब पराग कोश का स्फुटन होएगा। पराग कोश का क्या होएगा बच्चों? स्फुटन होएगा। स्फुटन का मतलब तो समझ में आता है ना बच्चा? स्फुटन का मतलब क्या होता है? फटना। स्फुटन का मतलब क्या होता है? फटना। अब ये जो पराग कोश है इसको इस तरीके से समझिए। देखिए ये मेरे दोनों हाथ हैं, मान लेते हैं ये, ठीक है। ये एक हाथ में ये वाला भाग जो था ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है। मैंने दोनों पालियों को जोड़ रखा है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते। क्या है? ये दो पालियां हैं। अब आप मुझे बताएं, ये दोनों पालियां जब खुलेंगी, खुलेंगी यानी कौन फटेगा? पराग कोश फटेगा तो अंदर से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? अब आप बोलेंगे सर परागकण निकलता है। भैया हमने परागकण बना दिया क्या? नहीं, अभी परागकण नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ हमने चतुष्कों का निर्माण किया है। अब आगे क्या होएगा? आगे ध्यान से सुनना, अब आगे क्या होने वाला है। यानी पराग कोश के स्फुटन यानी फटने से पहले अभी हमने किसको नहीं यहां पर स्फुटन होने दिया? पराग कोश को फटने नहीं दिया। उससे पहले क्या करने वाले हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? देखिएगा बेटा जी, यहां पर ये कोशिका जो थी, कौन सी कोशिका है जरा जल्दी से मुझे बताएं। ये कोशिका कौन सी है? लघु बीजाणु। कौन है बच्चों? लघु बीजाणु, ठीक है। इस लघु बीजाणु को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। आइएगा बाहर निकालते हैं बेटा जी। इसको साइड में यहां पर दिखाता हूं मैं। ये हमारी एक कोशिका है। आप मुझे बताएं, देखते हैं कौन सीरियसली पढ़ रहा है। आप मुझे बताएं सोच समझ के, ये जो लघु बीजाणु है ये अगुणित है कि द्विगुणित है? सोच समझ के मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। लघु बीजाणु कैसी है? अगुणित कि द्विगुणित? तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे देंगे कैसी है भैया? ये अगुणित है, ठीक है। चलें आगे। अब ये अगुणित कौन थी भैया? लघु बीजाणु जो थी, ठीक है। अब इस अगुणित लघु बीजाणु में क्या होने वाला है? सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें केंद्रक का विभाजन होएगा। किसका विभाजन होएगा बच्चों? केंद्रक का, ठीक है। अभी देखिए ये इसी के अंदर है, इस चतुष्क के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर किसका विभाजन होएगा? केंद्रक का। तो अब आप मुझे बताएं कितने केंद्रक बनेंगे? दो बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? दो, क्योंकि केंद्रक विभाजन का मतलब ही क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। कितने केंद्रक बनेंगे बेटा? दो। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर जो केंद्रक जो दो बनेंगे उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं थी? चलिए अब ध्यान से सुनना। जो बड़ा केंद्रक है उस बड़े केंद्रक को हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। सिंपल शब्दों में, बिल्कुल आराम से तसल्ली से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या? कि भैया ये चतुष्क बना दिए थे, क्या करके? लघु बीजाणु जनन करके। यहां तक समझ में आ गया था। लघु बीजाणु जनन होने के बाद इस चतुष्क में कौन मिल रहे थे? लघु बीजाणु। उनमें से एक लघु बीजाणु मैंने निकाल कर आपको यहां पर दिखाया। इस लघु बीजाणु में हमने केंद्रक का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, जिससे दो केंद्रक बने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े केंद्रक को हमने क्या नाम दिया है भैया? बड़ा केंद्रक क्या कहला रहा है? कायिक केंद्रक। और जो छोटा है उसे हमने बोला है जनन केंद्रक, ठीक है। छोटा वाला क्या कहला रहा है? जनन केंद्रक। बड़ा वाला क्या कहला रहा है? कायिक केंद्रक। अब आप मुझे बताएं, आपने क्या कराया है? केंद्रक का विभाजन, ठीक है। लेकिन क्या वो इक्वल था कि अनइक्वल था? क्या वो बराबर था या बराबर नहीं था? बराबर नहीं था, क्योंकि यहां पर दो केंद्रक जो बने, एक बड़ा बना है और एक कैसा बना है? छोटा बना है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे देखिएगा। अब वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास थोड़ा सा ध्यान से सुनी होगी, उनको याद आ रहा होगा बेटा जी। देखिएगा ध्यान से सुनना। ये एक कोशिका, देखिएगा बेटा ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका जिसमें एक केंद्रक है, मान लेते ये केंद्रक है, ठीक है।
जब कोशिका विभाजन करती है, ये कोशिका को विभाजन करना है, तो सबसे पहले कौन विभाजन करता है? क्या इसका केंद्रक विभाजन करता है या कोशिका द्रव्य विभाजन करती है? पहले कौन विभाजन करता है? केंद्रक। यानी इस कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है सिंपल केंद्रक विभाजन। ठीक है, अब बेटा जी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखना क्या? कैरियो काइनेसिस। क्या नाम देते हैं? कैरियो काइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन। ठीक है, अब एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक हो गए, अब आगे क्या होएगा? अब आगे होएगा ये कोशिका द्रव्य जो यहां पर मिल रहा है, इसका विभाजन। यानी कहीं ना कहीं जब जरा सोचिए, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होएगा तो इस तरीके से दो कोशिकाएं बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी? आपने किसका विभाजन कर दिया? कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया। यानी जरा सोचिए, ये स्तर दिख रही है, ये अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी, आगे जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, और फाइनली दो कोशिकाएं बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी? बन जाएंगी ना। अब आप मुझे बताएं, पहले चरण में किसका विभाजन हुआ था? केंद्रक का। दूसरे चरण में किसका विभाजन हुआ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। और जो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे बोला जाता है क्या? याद रखना क्या? साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, 12th में हिंदी मीडियम वाले बच्चों, क्या ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आई है? हल्की फुल्की सी, क्या कि कोशिका में विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का होएगा, फिर कोशिका द्रव्य का होएगा। समझ में आ गया? पहले कैरियोकाइनेसिस होएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होएगा। अब आप बोलेंगे क्यों बताया, क्या रीजन था? सोच समझ के मुझे बताएं। ये आपकी कौन थी? ये थी लघु बीजाणु। कौन था बेटा? ये लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु में कहीं ना कहीं आपने पहले क्या कराया है? क्या आपने कोशिका द्रव्य का विभाजन कराया? क्या नहीं, आपने किसका विभाजन करा दिया? केंद्रक का। लेकिन वो केंद्रक का विभाजन बराबर हुआ? नहीं, बराबर नहीं हुआ, असमान हुआ। एक छोटा केंद्रक बना और एक बड़ा। बड़े को हमने क्या बोल दिया? कायिक। छोटे को हमने क्या बोल दिया? जनन। सिंपल सा था ना। चलें आगे। अब आगे देखिएगा। अब आप सोच समझ के मुझे बताएं, केंद्रक का विभाजन तो करा दिया, अब किसका विभाजन कराओगे? बताएं। केंद्रक का हो गया, अब किसका कराओगे? कोशिका द्रव्य का कराओगे या नहीं कराओगे? कराओगे ना। अब आप मुझे बताएं, कोशिका द्रव्य का जब विभाजन कराएंगे बेटा जी, तो जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होएगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? जल्दी बताएं, कितनी कोशिकाएं बनेंगी? यहां से कुल मिला के दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, एक होएगी बड़ी, एक कैसी होएगी बेटा जी? बड़ी होएगी, और एक होएगी कैसी? छोटी। एक में बड़ा केंद्रक और एक में छोटा केंद्रक। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताएं, यहां से यहां तक किसका विभाजन हुआ? केंद्रक का। यानी यहां से यहां तक क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। और फिर यहां से यहां तक किसका विभाजन हुआ? कोशिका द्रव्य का। ये क्या हो जाएगा आपका? कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, पहले तो दो केंद्रक थे, अब क्या है? यहां पर दो कोशिकाएं हैं या नहीं है? है ना। अब इन दोनों कोशिकाओं में जो बड़ी वाली कोशिका है, जिसके अंदर कायिक केंद्रक मिल रहा है, अब इस कोशिका को मैं क्या बोलूंगा? कायिक या नलिका कोशिका। अब आप में से कई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, सर इसको नलिका क्यों बोला है? क्यों बोला है नलिका? देखिए बेटा, ये जो संरचना है ना, आगे जाके किसका निर्माण करने वाली है? परागकण का। ठीक है, ध्यान से सुनना, लघु बीजाणु आगे जाके बनने वाला है क्या? परागकण। सीधा सीधा शब्दों में बोलते हैं। और परागकण, इतना तो आपको पता होगा कि परागकण जब जाता है
और वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर अंकुरित होता है, तो एक नलिका निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोलते हैं ना। अब जरा सुनना, वो पराग नलिका के विकास के लिए उत्तरदायी होती है कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, नलिका कोशिका। जिनको नहीं समझ में आया, नो टेंशन, आएगा जब आगे ये टॉपिक आएगा तब वापस वहां पर रिपीट करूंगा कि क्यों इस कायिक कोशिका को हमने नलिका कोशिका बोला है। ठीक है, अभी यहीं पर छोड़ो, कायिक कोशिका का बस नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, नलिका कोशिका, क्योंकि ये कोशिका आगे जाके निर्मित करेगी या विकास करेगी किसका, पराग नलिका का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये कोशिका। अब जरा सोचिए, ये कोशिका को मैं क्या बोलूंगा, जनन केंद्रक, जिसके अंदर होएगा क्या, जनन कोशिका। तो अब आप मुझे बताएं कितनी कोशिकीय अवस्था आपको दिखाई दे रही है, 2 कोशिकीय अवस्था दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, अब आगे देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, जल्दी से मुझे बताएं ये सारा का सारा काम कहां पर हो रहा है, जल्दी से मुझे बताएं ये सारा का सारा काम जो है ये कहां पर हो रहा है, क्या स्फुटन हो गया है, क्या परागकोश फट गया, नहीं, अभी परागकोश नहीं फटा। लघु बीजाणु धानी के अंदर कहीं चतुष्क मिल रहे थे, कहीं चतुष्क मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे ना, कौन मिल रहे थे भैया, चतुष्क मिल रहे थे। इन चतुष्कों के अंदर ही ये काम चल रहा है अभी। ठीक है, चलें आगे, अब देखिएगा ये जनन कोशिका में कितने केंद्रक हैं, 1 केंद्रक है। ठीक है, अब आगे क्या होएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इस कोशिका में एक और परिवर्तन आएगा और सोच समझ के मुझे बताएं क्या परिवर्तन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सोच समझ के मुझे बताइएगा क्या परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है बेटा जी आपको, क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि ये जो जनन कोशिका थी, इस जनन कोशिका में कितने केंद्रक थे, 1 केंद्रक था ना, हमने उस केंद्रक में वापस से विभाजन करा दिया। अब जरा सोचिए, जनन कोशिका के जो केंद्रक था उसमें विभाजन कराना है तो 1 केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए हैं, 2। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या यहां से यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक का विभाजन के कोशिका द्रव्य का विभाजन, किसका दिख रहा है, सिंपल केंद्रक का विभाजन दिख रहा है ना यहां पर। अब क्या होएगा, जल्दी से मुझे बताएं किसका विभाजन होएगा, कोशिका द्रव्य का, लेकिन किसके कोशिका द्रव्य, जनन कोशिका के कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होएगा तो अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं ये संरचना में कितनी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। आप बोलेंगे सर हमें 2 नहीं 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी वाली है वो तो यहीं पर ही है, कौन सी, कायिक कोशिका या नलिका कोशिका, लेकिन अब 2 क्या बन गई हैं आपकी, जनन कोशिकाएं। तो अब आप मुझे बताएं लघु बीजाणु जो 1 कोशिका थी जिसमें 1 केंद्रक था, यहां से पहले असमान क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन। जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। लघु बीजाणु जिसके अंदर 1 केंद्रक था, अगुणित था, उसमें क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन जो असमान था, 2 केंद्रक बने, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले को हमने क्या बोला है, कायिक केंद्रक, छोटे वाले को हमने क्या बोला, जनन केंद्रक, सिंपल। फिर हमने कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दिया तो 2 कोशिकाएं बन गई, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। फिर हमने जनन कोशिका में वापस से केंद्रक का विभाजन किया और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन किया, जिससे जनन कोशिकाएं कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं भैया। यही 2 जनन कोशिकाएं जो हैं, ध्यान से सुनना, यही जो 2 जनन कोशिकाएं हैं यही कहलाती हैं बेटा आपके नर युग्मक। याद रखना, इन्हीं को ही हम क्या नाम देते हैं, नर युग्मक नाम देते हैं। क्या इतनी सी कहानी समझ में आई है? अब इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से दिखता है ये, देखिएगा। क्या आपको यहां पर ये कोशिका दिखाई दे रही है, ये हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये कोशिका है, ये कोशिका में कहीं ना कहीं विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक बन गए हैं। नीचे देखिए यहां पर जनरेटिव लिखा हुआ है, जनरेटिव का मतलब है बेटा जनन, याद रखना, जनन कोशिका नीचे छोटी सी दिख रही है, और जो बड़ी वाली है वो कौन है, वेजिटेटिव है इंग्लिश में नाम, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। ये मैंने यहां से यहां तक की प्रक्रिया आपको दिखा दी, लेकिन इस डायग्राम में जरा सोचिए क्या बता रखा है, क्या
कितनी कोशिका दिखा रखी है? 2 ना। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि ये कोशिका में जो नीचे जो छोटी सी कोशिका है ना, ये एक बार फिर से विभाजन करती है और 2 कोशिकाएं बनाती हैं। यानी फाइनली कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी बेटा? एक तो बड़ी होएगी और 2 कैसी होंगी? छोटी होंगी। जो 2 छोटी हैं उनका नाम क्या है? जनन कोशिका, और जो बड़ी है उसका नाम क्या है? कायिक कोशिका। बताएं यहां तक की कहानी समझ में आई है या नहीं आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, आगे देखते हैं बेटा जी। अब आगे जो है थोड़ा सा भाग रह गया है, ठीक है, उसको हम कल आकर करेंगे कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अभी सुनिए, अभी जाना नहीं, अभी सुनिए। जो चीज जो है वो समझना बेटा, यहां पर क्या बोल रहा हूं देखिएगा। हमने आज कहां पर खत्म किया? देखिए हमने बात करी, ये हमारी क्या थी? लघु बीजाणुधानी। जिस लघु बीजाणुधानी में कितनी स्तरें थी? जल्दी से मुझे बताएं। 4। और इसके अंदर क्या मिल रहे थे? चतुष्क मिल रहे थे, जिसके अंदर 4 कोशिकाएं थी। इस चतुष्क को मैंने बड़ा करके दिखाया, सिर्फ बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, समझना। इस चतुष्क के अंदर जो 4 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, इन चारों कोशिकाओं में एक क्या है? जरा जल्दी से मुझे बताएं। बड़ी कोशिका है, ठीक है, और 2 हमारी छोटी कोशिकाएं हैं। कोई दिक्कत तो नहीं थी? समझ में आ गया? अब बस जाने से पहले एक बिंदु और सुन लीजिए। क्या आपको टैपेटम का कार्य याद आ रहा है? क्या था टैपेटम का कार्य? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, टैपेटम के क्या कार्य थे? या टैपेटम से रिलेटेड 2 बिंदु मैंने आपको बताए थे, सिर्फ 2। पहला, टैपेटम की कोशिकाएं एकल केंद्र की थी कि बहु केंद्र की थी? याद करिए, आज ही बताया था कैसी थी, बहु केंद्र की है, ठीक है। दूसरा बिंदु बताया था, कार्य क्या था टैपेटम का? आपने बोला सर टैपेटम जो है पोषण देगा। किसको देगा? इन्हीं कोशिकाओं को ही तो क्या देगा? पोषण देगा। दो चीजें समझ में आ गई। अब तीसरी चीज सुनिएगा बेटा जी। तीसरा कार्य किसका? भैया हमारी इस स्तर टैपेटम का तीसरा कार्य, ध्यान से सुनना। ये टैपेटम की जो कोशिकाएं हैं, ये हमारी टैपेटम है जो बहुकेंद्रकीय है। ये टैपेटम की कोशिकाएं एक एंजाइम स्त्रावित करती हैं। क्या स्त्रावित कर रही हैं बच्चों? एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा? क्या टैपेटम ने क्या स्त्रावित किया? किसका स्त्रावण किया है? हमने बोला टैपेटम ने एक एंजाइम स्त्रावित किया है बालक, जिसका नाम आपने याद रखना है। क्या नाम है? कैलेज। जैसे माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, लाइपेज लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, तो कैलेज किसको तोड़ेगा? सोच समझ के मुझे बताएं। ये टैपेटम ने यहां पर एंजाइम स्त्रावित किया जिसका नाम क्या था? कैलेज। ये किसको तोड़ेगा? जरा जल्दी से मुझे बताएं। ये तोड़ेगा किसको? इस कैलोज स्तर को तोड़ देगा। देखिएगा, ये कैलोज स्तर जब टूट जाएगी तो सोच समझ के मुझे बताएं, कौन मुक्त हो जाएगा? कौन मुक्त हो जाएंगे? ये मुक्त हो जाएंगे। कौन? ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये संरचनाएं क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएंगी। और इन संरचनाओं को हम क्या नाम देंगे बच्चों? इन संरचनाओं को हम नाम देंगे क्या? पराग कण। क्या नाम दिया है? परागकण। तो जरा जल्दी से मुझे बताएं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु थे ना अंदर, उन लघु बीजाणुओं में परिपक्वन से कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो गया भैया? परागकण का निर्माण हो गया। अब इस परागकण में और भी परिवर्तन आएंगे जो हम कल देखेंगे, ठीक है। अब फटाफट जल्दी से अपने डाउट्स ले आओ, जल्दी से डाउट्स लेकर आओ, फटाफट लिखो किस किस को क्या क्या चीज समझ में नहीं आई है। थैंक यू सो मच सर। कल का होमवर्क बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा।
सर आपने कल पुंकेसर बताया था तो उसमें मध्य स्तर थोड़ा ही पोषण देता है, क्यों देता, पूरा क्यों नहीं देता है? बेटा पूरा देने का कार्य किसका था? टैपिटम का था। अब जरा सोचिए, ये स्तर टैपिटम है, इसके बाहर मध्य स्तर है, तो इसके नीचे जो संरचनाएं होंगी उनको पोषण ज्यादा से ज्यादा कौन देगा? टैपिटम देगा। टैपिटम क्यों देगा? क्योंकि देखिए एक कोशिका पोषण कब देती है? जब वो कोशिका कैसी होती है? बहुगुणित वो कोशिका कैसी होती है? जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। सुनना, ये एक कोशिका है बेटा जी, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, इसमें एक केंद्रक, इसमें बहुत सारे केंद्रक, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, पोषण देने का कार्य ज्यादा से ज्यादा कौन करेगा? अगर केंद्रक करता है तो ज्यादा से ज्यादा पोषण कौन सी कोशिकाएं करेंगी? जो बहुकेंद्रकीय है कि एकल केंद्रकीय? आप बोलेंगे सीधा सीधा कि सर जो बहुकेंद्रकीय है वो ज्यादा से ज्यादा पोषण देगी। अब जरा सोचिए कौन ज्यादा पोषण देगा? मध्य स्तर की कोशिका जो कैसी है? एकल केंद्रकीय है, या टैपिटम की कोशिका जो बहुकेंद्रकीय है? समझ में आ गया? तो टैपिटम की कोशिकाएं ज्यादा पोषण देती है क्योंकि उनके अंदर भर भर के क्या भरे पड़े हैं? बहुत सारे केंद्रक। अब इसी का उदाहरण एक और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसी चैप्टर में आएगा। नारियल का पानी पिया है आप सभी ने? पिया है ना? तो नारियल का जो पानी जो होता है जिसको हम पीते हैं, क्या उससे पोषण मिलता है ना? वो नारियल का पानी जो होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, याद रखिएगा। तो पोषण कौन दे रहा है? जिसमें बहुत सारे क्या हैं? केंद्रक है। क्लियर है बेटा जी ये? चलिए ओके, एक बच्चे ने पूछा है, एक बार दिखाइएगा वही, सर प्लेसेंटा और पेडिसिल और थैलेमस, वेरी गुड, और स्टिग्मा और स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे बेटा जी, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। स्टिग्मा, सबसे पहले स्टिग्मा को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, याद रखना। स्टिग्मा कौन है? वर्तिकाग्र। स्टाइल कौन है? वर्तिका, ठीक है। थैलेमस को हमने बोला था पुष्पासन, ठीक है बच्चा। और पेडिसिल जो होता है उसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। और आखिरी बचा है कौन? प्लेसेंटा, इसको बोला जाता है अपरा या आंवल, ठीक है। अब ये हिंदी में बोला जाता है जो मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। वर्तिकाग्र बताया था, वर्तिका बताया था, पुष्पासन भी बताया था, पुष्पवृंत भी बताया था, प्लेसेंटा अभी आगे आएगा, जिसने पूछा उसको समझ में आ जाएगा क्या बोलेंगे? अपरा, ठीक है। और क्या है बेटा जी? और एक सेकंड सर, समसूत्री विभाजन फिर से बता दो कैसे होता है? ओके बेटा जी, ये देखिए, ये एक कोशिका बेटा, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका जो द्विगुणित है। अब आप में से कई पूछेंगे सर द्विगुणित का मतलब क्या होता है ना? क्वेश्चन पूछेंगे ना कि सर द्विगुणित क्या होता है। देखिएगा ध्यान से सुनना, मैं एक जीव हूं, मेरा निर्माण, आपका निर्माण, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का निर्माण एक कोशिका से हुआ जिसका नाम होता है युग्मनज। मान लेते हैं हमारी बात करते हैं, इस कोशिका में, इस युग्मनज में 46 गुणसूत्र हैं। कितने हैं? 46, ठीक है। अब कैसे बनी थी बेटा ये कोशिका? ये दो कोशिका के जुड़ने से बनी थी, एक शुक्राणु एक अंडाणु। अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र हैं और यहां पर भी 23 हैं, ठीक है। ये 23 गुणसूत्र मिलकर एक समूह बनाते, ध्यान से सुनना, ये 23 गुणसूत्र मिलकर एक समूह बना रहे हैं, एक पैकेट बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। उस समूह को हम स्मॉल n से दिखाते हैं और इस समूह को भी हम स्मॉल n से दिखाते हैं।
ये अगुणित संख्या, ये भी अगुणित संख्या, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 46 गुणसूत्र की क्या बनेगी, द्विगुणित संख्या। यानी कितने समूह, दो समूह को जब हम जोड़ देते हैं एक कोशिका में तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, द्विगुणित। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब आपने पूछा सर समसूत्री विभाजन, वापस से जल्दी से बता देता हूं। समसूत्री विभाजन क्या था भैया, ये एक कोशिका जो द्विगुणित थी जिसमें विभाजन हुआ कौन सा, समसूत्री। जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से सुनना, समसूत्री में स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है सम और फिर क्या आ रहा है, सूत्री। सूत्री वर्ड किससे आया बेटा जी, गुण सूत्र से, और सम का मतलब है समान। अब आप मुझे बताएं, ये कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर अगर गुण सूत्रों की संख्या समान रहती है, भाई यहां पर भी 46, यहां पर भी 46, यहां पर भी 46, तो अब आप मुझे बताएं इन दोनों पुत्री कोशिकाओं की गुण सूत्रों की संख्या किसके जैसी है, अपनी मदर, अपनी जनक कोशिका के जितनी है या नहीं है। ऐसा विभाजन जिसमें गुण सूत्रों की संख्या समान रहती है जनक और पुत्री कोशिका में, उसे हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। क्लियर है बेटा। और देखते हैं एक बार और। टैपिटम का क्या कार्य है बेटा, टैपिटम, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको बता दिया। टैपिटम के दो कार्य मैंने आपको बता दिए। एक कार्य तो क्या बताया, पोषण देगी। किसको पोषण देगी, जरा सोचिए। अभी अभी हमने बात करी थी लघु बीजाणु बने थे, लघु बीजाणुओं से किसका निर्माण हुआ था बालक, जरा जल्दी से सोच। लघु बीजाणुओं से किसका निर्माण हुआ था, आगे जाके परागकण का। तो इन सभी कोशिकाओं को पोषण कौन देगी, टैपिटम देगी। पहला कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। दूसरा, एक एंजाइम स्त्रावित किया था जो आज अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसका नाम था कैलेज। और वो कैलेज किसको तोड़ेगा, कैलोज की स्तर मिल रही थी, वो जो 4 लघु बीजाणु थे उनके ऊपर कैलोज की स्तर मिल रही थी, उनको तोड़ने का कार्य कौन कर रहा था, कैलेज। जो किसने निकाला है, टैपिटम ने। ये 2 कार्य मैंने आपको बता दिए हैं, अभी पूरे नहीं हुए। कल आऊंगा, क्लास लूंगा, वापस से एक और कार्य बताऊंगा आपको, किसका, टैपिटम का। तो ये 3 कार्य आपने याद रखने, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए, एक मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब ध्यान से सुनिए, जिन्होंने आज होमवर्क भेजा है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, कल सभी का होमवर्क मेरे को चाहिए भैया। मजा देखो तभी आएगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। सभी का होमवर्क चाहिए, देख पता लगना चाहिए ना कि पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है। तो बेटा जी होमवर्क लेकर आ रहा हूं वापस से, और बहुत सिंपल सा है, बहुत जल्दी से आप मुझे आंसर भेजेंगे। देखिएगा होमवर्क आ रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पराग कण मात्र कोशिका, याद आ रहा है, पराग मात्र कोशिका बताई थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बताई थी ना। ये पराग कण मात्र कोशिका कौन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुण सूत्रों की कितनी संख्या होती है, यानी कैसी होती है, कौन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आपने मुझे कॉपी के ऊपर आंसर लिखकर उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है, ठीक है। कैसी होती है, अगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, द्विगुणित होती है, बहुगुणित होती है, आपने आंसर बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन, एक परिपक्व आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या, यानी एक जो पराग कोश, एक पराग कोश, ठीक है, एक पाली की बात नहीं कर रहे, पूरा एक पराग कोश में कितने किनारे थे, या मैं बोलूंगा कितनी लघु बीजाणु धानी थी, वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 1, तीसरा 4, चौथा 3, ठीक है। बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है वो डेफिनेटली आंसर दे देगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार वापस से देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी से आंसर भेजिएगा। कल मिलेंगे इसी टाइम पर 10 बजे। टेक केयर, बाय बाय।